नमस्कार मित्रों, मैं जयप्रकाश सिंह बीपीएससी कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप सभी को स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ जानकारियां आप सबों के समक्ष आज मैं लेकर आया। इस काल की जो प्रारंभिक जानकारियां हैं वह इस प्रकार है। इसमें डॉक्टर प्राइमरोज जो थे, इन्होंने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की जो घटनाएं थी उसको उद्घाटित करने का इनको श्रेय दिया जाता है। और यह सर्वप्रथम कर्नाटक राज्य के रायचूर जिला के अंतर्गत सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के औजारों की खोज की गई है। इस क्रम में अन्य राज्यों में भी इस काल के जो प्रमुख औजार हैं वो मिले हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में इस काल का कोई जीवाश्म अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि विश्व के कई देशों में इस काल के जीवाश्म पाए गए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका। हम आते हैं कि भारत में कुछ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो मानव की जानकारियां थी और मानव के विकास से संबंधित जो भी साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है, उसमें हम देखते हैं कि शिवालिक की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी में मानव के विकास की अद्यतन जानकारियां मिलती हैं। आइए इस काल को हम 3 भागों में देखते हैं कि बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल की अवधि जो है 5 लाख से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक है, जबकि मध्यपाषाण काल की जो अवधि है वह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसके बाद नवपाषाण काल की जो अवधि है वह 6,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक यह मानी जाती है। इसके बाद देखते हैं कि अद्यतन की दृष्टि से इस काल को 3 भागों में बांटा गया, जो अभी मैंने बताया। अब हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की क्या विशेषताएं थी। तो मित्रों, प्रागैतिहासिक काल की यह विशेषताएं थी कि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके बाद इस काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, और लेखन कला के विकास के नहीं होने के कारण इस काल की हमें विशेष कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इसकी जानकारी के लिए कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं, जिसके सहायता से हम इस काल के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद ये आद्य ऐतिहासिक काल जो है, आद्य ऐतिहासिक काल के जो जानकारियां हैं, इसमें लेखन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और ये जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये अपठनीय है। अपठनीय होने के कारण इस काल की कोई लिखित जानकारी तो प्राप्त नहीं हो पाती है। जैसे हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है वह चित्रात्मक है, और वह लिपि इस आद्य ऐतिहासिक काल से ही संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं ऐतिहासिक काल, वह काल जिसका लिखित साक्ष्य हमें मिलता है, उस काल को हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। इस काल का साक्ष्य पठनीय है, जिसे अनेक विद्वानों और इतिहासकारों ने पढ़ा है। इसके बाद हम आते हैं इस काल की सभ्यता का विकास जो है किस स्थान पर हुआ। तो इस काल के सभ्यता का विकास जो है भारत में पंजाब प्रांत के सोहन घाटी में विकसित होने के कारण इस सभ्यता को सोहन संस्कृति सभ्यता भी कहा जाता है। अब इस सभ्यता के बाद हम देखते हैं कि पुरापाषाण काल में इस काल के जो प्रमुख उपकरण हैं उनमें हस्त कुठार, गणास एवं शल्क प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अब आता है मध्यपाषाण यानी मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल में बेधक, खुरचनी एवं बेधनिया प्रमुख उपकरण थे। इस मध्य पाषाण काल का जो विस्तार था
वह किन किन क्षेत्रों तक था और किन किन स्थानों तक था, इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार ले सकते हैं। जैसे नर्मदा, तुंगभद्रा घाटी, निवास, भीमबेटका, बांकुरा, पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में है, और राजस्थान के मरुस्थल से इस काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यह जिस समय विकसित अवस्था में था वह युग कौन था। तो यह जो युग था वह निएंडरथाल मानव का युग था, जिसमें इस संस्कृति का विकास हुआ। अब इस संस्कृति का एक अन्य और भी नाम होता है, जिसको हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। फलक संस्कृति क्यों कहा जाता है? इस काल में सबसे अधिक फलकों की अधिकता होने के कारण इस काल को फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं कि आधुनिक स्वरूप वाले मानव, जिसको हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, उनका उदय भी इसी काल में हुआ था। अब इस काल से संबंधित जो भी जानकारियां हैं उनमें हम देखते हैं कि किन किन स्थानों पर इसके और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बेलन घाटी, सोन घाटी, उत्तर प्रदेश और सिंहभूम, अब झारखंड और पहले बिहार, इसके अलावा जोगदाहा, भीमबेटका, रामपुर, पटनेभद्र, इनाम गांव जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में इस संस्कृति के अवशेष पाए गए। इसके बाद हम देखते हैं कि कर्नाटक में, गुजरात में और राजस्थान में भी इस संस्कृति के साक्ष्य पाए जाते हैं। इस काल का मानव जो था अपना जीवन यापन आखेट यानी शिकार के माध्यम से करता था और अपने भोजन के लिए वह शिकार पर ही निर्भर रहता था। शिकार के द्वारा ही इस काल के मानव की भोजन की आपूर्ति की जाती थी। इसके बाद हम आते हैं, इस काल से संबंधित एक गुफा चित्र है जिसका नाम है भीमबेटका। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यहाँ से इस काल के साक्ष्य जो हैं वह प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल, इस काल में मानव जो है वह अस्थायी रूप से रहना प्रारंभ कर दिया था और पशुपालन के तरफ मानव का जो ध्यान था वह अग्रसर हुआ और मानव इसी काल में पशुपालन की ओर अपना ध्यान बढ़ाते हुए पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी कार्य शुरू किया। तो ये कृषि वाले कार्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि नवपाषाण काल में कृषि का बृहद कार्य प्रारंभ किया जाता है मानव के द्वारा और मानव उस काल में कृषि कार्य, पशुपालन, औजारों पर पालिश, मृदभांड का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हम अंत में आते हैं तो देखते हैं कि भारत में कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य है मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके अलावा पशुपालन का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आज हम देखते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो जानकारियां हैं वह हम आप सबों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं और आशा है कि इसके पश्चात में दूसरा वीडियो इससे संबंधित संक्षिप्त रूप में लेकर आऊँगा और इसके साथ ही आप सबों से विदा लेता हूँ।